YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाइए और सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए कृपया बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विगत कुछ दिनों में मुझे काफ़ी निवेशकों ने आग्रह किया कि मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर एक वीडियो शेयर करूं। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम चर्चा करेंगे कि सही म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे किया जाए। इसमें मैं आपको ऐसे 7 पैमाने बताऊंगा जिसके ऊपर जांच परख के आप अपना म्यूचुअल फंड के निवेश का निर्णय ले सकते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि जो निवेशक हैं वो म्यूचुअल फंड की रैंकिंग या अपने मित्रों के द्वारा सुझाए गए म्यूचुअल फंड में ही निवेश करते हैं। मेरे हिसाब से ये गलत स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इससे आपके नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। म्यूचुअल फंड जो है ये बहुत बड़ी टर्म है, इसके अंदर बहुत सारे प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो आप किसी के द्वारा सुझाए गए या रैंकिंग के हिसाब से सेलेक्ट किए गए म्यूचुअल फंड्स में निवेश ना करें तो बेहतर रहे। मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड रैंकिंग जो है वो एक बिजनेस है। तभी आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड रैंकिंग जितने भी वेबसाइट्स पे अवेलेबल होती है उसमें जो फंड्स आपके जो टॉप में लिस्टेड फंड्स होते हैं वो हर वेबसाइट पे अलग होते हैं। अगर सभी का एक पैमाना है जांच का तो सभी वेबसाइट्स के ऊपर जो टॉप रैंकिंग म्यूचुअल फंड्स हैं वो सेम होने चाहिए। पर आपको कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि एक फंड जो एक वेबसाइट के ऊपर टॉप 5 में है वो दूसरी वेबसाइट के ऊपर हो सकता है 15वें या 16वें नंबर पे हो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड रैंकिंग है उसके बेसिस पे आप अपने म्यूचुअल फंड निवेश का निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको खुद ही अपना एनालिसिस करना पड़ेगा और उसी के बेसिस के ऊपर आप अपने म्यूचुअल फंड निवेश का निर्णय ले सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं आपसे एक और वीडियो शेयर करूंगा म्यूचुअल फंड रैंकिंग के ऊपर। उसमें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आप म्यूचुअल फंड रैंकिंग के ऊपर क्यों नहीं निर्भर हो सकते और उसके बेसिस के ऊपर क्यों नहीं आप अपने म्यूचुअल फंड निवेश का डिसीजन ले सकते। तो चलिए अब चर्चा करते हैं उन 7 पैमानों की जिनके बेसिस के ऊपर आप अपने म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहला पैमाना है रिस्क। रिस्क के बेसिस पे ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। मैक्रो लेवल के ऊपर 2 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी या डेब्ट। ऐसा समझा जाता है कि इक्विटी जो है वो रिस्की ऑप्शन है और डेब्ट जो है वो रिस्क फ्री ऑप्शन है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। डेब्ट फंड भी आपको नेगेटिव रिटर्न्स दे सकते हैं, या म्यूचुअल फंड ओवरऑल जो कैटेगरी है उसको ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये रिस्क फ्री ऑप्शन है। ये रिस्क फ्री ऑप्शन नहीं है, जबकि मैं मानता हूँ कि ये यहाँ पे रिस्क कम है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें रिस्क कम क्यों है। इसका सीधा सीधा कारण है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो स्टॉक्स को ही परचेज करते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि अगर आप स्टॉक इन्वेस्टर हैं तो आप हो सकता है 7 या 8 शेयर्स में आपने निवेश किया हो, पर म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में 50 से 60 शेयर होते हैं। तो जहाँ 7 से 8 शेयर हैं वहाँ पे अगर मान लीजिए आपके 5-6 शेयर काम नहीं करते तो आप भारी नुकसान में आ जाएंगे। लेकिन जहाँ पे आप ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में डालेंगे वहाँ आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और उसमें प्रोबेबिलिटी जो नुकसान होने की भी कम होती है और मुनाफा होने की भी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज हैं या ज़्यादा डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स हैं उनका रिटर्न कम रहता है उन म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले जो डाइवर्सिफाइड नहीं होते इतने। एक म्यूचुअल फंड अगर वो 10 स्टॉक्स में निवेश करता है और दूसरा म्यूचुअल फंड अगर 50 स्टॉक्स में निवेश करता है तो बुल मार्केट के अंदर जो 10 स्टॉक्स में निवेश करने वाला म्यूचुअल फंड है, प्रोवाइडेड कि उनका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है, उसका रिटर्न ज़्यादा होगा उस म्यूचुअल फंड के मुकाबले जिसने 50 स्टॉक्स में निवेश किया हुआ है। तो यहाँ पे रिस्क का मतलब ये है कि डाइवर्सिफिकेशन कितना है उस म्यूचुअल फंड का, और रिस्क का यहाँ पे ये भी मतलब है कि आप किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। इसलिए बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स जो हैं जिसके अंदर इक्विटी का प्रतिशत जो है वो 65 या 70% रहता है उनको इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम रिस्की कहा जाता है, क्योंकि उसमें 25% निवेश जो है वो डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में होता है। तो आप कितना रिस्क ले सकते हैं वो रिस्क डिपेंड करता है कि आपके एज क्या है, आपके ऊपर डिपेंडेंट कितने हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं। तो वो 6-7 फैक्टर्स होते हैं जिससे ये डिसाइड होता है कि आप कितना
रिस्क ले सकते हैं म्यूचुअल फंड में। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते तो डेब्ट फंड्स जो हैं उसके अंदर भी कई तरह की प्रकार होती हैं, तो आप उनमें निवेश करिए। और अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में स्मॉल कैप में या मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी में कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। तो रिस्क के बेसिस के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। दूसरा पैमाना है होराइजन, टाइम होराइजन। आपका इन्वेस्ट करने का होराइजन कितना है, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल। अगर आपका होराइजन लंबा है तो आप उसमें ज़्यादा रिस्की ऑप्शंस में निवेश कर सकते हैं, जैसे स्मॉल कैप या मिड कैप में आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका होराइजन कम है, मान लीजिए कुछ निवेशक हैं वो 3 महीने के लिए निवेश करते हैं, 3 महीने के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना एक बहुत ही रिस्की ऑप्शन है। इस केस में फाइनेंशियल प्लानर्स द्वारा यही सलाह दी जाती है कि आप किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड में निवेश करें, क्योंकि 3 महीने में मार्केट की दिशा का अनुमान लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आपका जो टाइम होराइजन है उसके बेसिस पे भी आपके जो म्यूचुअल फंड का चुनाव या सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है। ज़्यादा लंबा होराइजन आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, छोटा होराइजन आप उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। कुछ फाइनेंशियल प्लानर्स ऐसा बोलते हैं कि अगर आप मान लीजिए 3 या 4 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, पहले 3 साल आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालें और उसके बाद सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान द्वारा उसको डेब्ट फंड में शिफ्ट कर दीजिए। मिनिमम मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन में मिनिमम 3 साल का होराइजन होना ज़रूरी है अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं। तीसरा पैमाना होता है कि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस आने वाले समय में कैसी रहेगी। अगर मान लीजिए मेरा 1 साल का होराइजन, 2 साल या 3 साल का होराइजन है, तो मैं इतने लंबी अवधि के लिए तो ये अनुमान नहीं लगा सकता कि स्टॉक मार्केट कैसी जाएगी, पर एटलीस्ट शुरुआत के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगले 6 महीने या 3 महीने में मार्केट की दिशा क्या हो सकती है। उसके लिए मैंने एक वीडियो शेयर किया था जहाँ पे आप पीई, पीबी और डिविडेंड यील्ड, इन 3 रेशोज की सहायता से मार्केट की दिशा का अनुमान लगा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप मार्केट की दिशा का अनुमान लगा लें। अगर आपका अनुमान ये कहता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो उस केस में बेटर है कि आप अभी डेब्ट फंड से शुरुआत करें, और जब मार्केट नीचे से ऊपर जाना शुरू करे तब आप अपनी डेब्ट फंड्स की इन्वेस्टमेंट जो हैं उनको आप इक्विटी में शिफ्ट कर लीजिए। लेकिन अगर मार्केट इस समय ऊपर है और आपको लगता है कि यहाँ पे इक्विटी में निवेश करना ज़्यादा रिस्की ऑप्शन है, उस केस में भी आप डेब्ट फंड्स को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे है और यहाँ से सिर्फ ऊपर ही जाएगी तो इस केस में आप धीरे धीरे निवेश करना शुरू कर सकते हैं, ताकि जब मार्केट नीचे से ऊपर जाए आपको उसका लाभ हो और आप मार्केट से मुनाफा कमा सकें म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। अब चौथा पैमाना आता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। इस केस में जो फाइनेंशियल प्लानर्स हैं उनकी अलग अलग सलाह है। कुछ लोग मानते हैं कि जब म्यूचुअल फंड का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और उससे आपके रिटर्न्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। जबकि कुछ दूसरे फाइनेंशियल प्लानर्स हैं वो ये मानते हैं कि बड़े म्यूचुअल फंड के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वहाँ पे ज़्यादा निवेशकों ने अपना भरोसा दिखा रखा होता है और उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। तो हर किसी की अपनी अपनी सलाह है। मेरी पर्सनल सलाह ये है कि आप ज़्यादा बड़े म्यूचुअल फंड में निवेश ना करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब फंड साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है तब उस निवेश को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें जो फंड मैनेजर है वो कैश में कुछ कंपोनेंट रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आती कि अब कहाँ पे निवेश करें। तो हमेशा मेरे द्वारा देखा गया है कि जो मिड साइज म्यूचुअल फंड्स होते हैं साइज में, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होते हैं, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, या छोटे म्यूचुअल फंड्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता और वो अच्छी डिसीजन ले सकते हैं स्टॉक्स, किन स्टॉक्स में निवेश किया जाए। पर जहाँ पे बड़ा म्यूचुअल फंड होता है वहाँ पे दिक्कत ये आती है कि फंड मैनेजर को दिक्कत हो जाती है ये समझने में कि इस पैसे को कहाँ लगाए। मैंने ये देखा है कि जहाँ पे आपको पैसा लगाने की हड़बड़ाहट होती है वहाँ पे हमेशा गलत डिसीजन लिया जाता है और आप ऐसे स्टॉक सेलेक्ट कर बैठते हैं जहाँ पे आपको नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। 5वें नंबर का पैमाना है एक्सपेंस रेशो। अब ये एक्सपेंस रेशो क्या होती है? जो म्यूचुअल फंड्स हैं या फंड हाउसेस हैं उन्होंने अपना एक सेटअप किया हुआ है, तो उसके अंदर वो कुछ एक X% आपके निवेश में से निकाल के उसको अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट में यूज़ करते हैं, या आप कह लीजिए कि ये उनका शेयर है आपके निवेश में से। ये एक्सपेंस रेशो हर म्यूचुअल फंड में अलग अलग होती है, कहीं पे 0.5% होगी, कहीं 1% होगी, कहीं 1.5% होगी। तो आप
आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपकी फ़ंड जो आपने सेलेक्ट किया है उसकी एक्सपेंस रेशो क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इससे ये फ़र्क पड़ता है कि मान लीजिए 2 फंड हैं और दोनों फंड का जो साल का रिटर्न है, सालाना रिटर्न जो है वो 10% है, लेकिन जो फंड ए है उसका अगर एक्सपेंस रेशो 1% है और फंड बी जो है उसका एक्सपेंस रेशो 2% है, तो आपका जो नेट रिटर्न होगा वो फंड ए से 9% होगा और फंड बी से 8% होगा। तो जिस फंड की एक्सपेंस रेशो कम है वहाँ पे आपके रिटर्न्स थोड़े ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों फंड्स का रिटर्न सेम रहेगा, तो इसलिए एक्सपेंस रेशो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली माइंड नहीं करूँगा 2 फंड्स के बीच में से फंड नंबर 2 को सेलेक्ट करने में, अगर मुझे ये मालूम है कि फंड ए मेरे को 10 से 12% रिटर्न दे सकता है और उसका एक्सपेंस रेशो 1% है, लेकिन फंड बी जो है वो मुझे 15% रिटर्न दे सकता है और उसका एक्सपेंस रेशो 2% है। तो यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरा नेट रिटर्न कितना है एक्सपेंस रेशो निकाल के। तो इसके बेसिस पे आप एक्सपेंस रेशो के थ्रू आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से फंड में सेलेक्ट करना है। नंबर 6 पे आता है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। कंसिस्टेंट मतलब कि आप किस तरह से परफॉर्मेंस पिछले 3 साल, 5 साल में या 10 साल में म्यूचुअल फंड दे रहा है। आप उसकी परफॉर्मेंस पिछले 3 महीने की, 6 महीने की या 1 साल की मत देखिए, आप उसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखिए। अब यहाँ पे भी परफॉर्मेंस को देखने का क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया ये होता है कि आप उस कैटेगरी में एवरेज रिटर्न कितना है, आप उससे अपने म्यूचुअल फंड को कंपेयर करिए। मान लीजिए मैंने लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, वहाँ पे कैटेगरी की एवरेज है पिछले 3 साल की 10%, लेकिन जो मेरा म्यूचुअल फंड है उसने मुझे रिटर्न्स दिए 9%। हो सकता है इंडिपेंडेंटली देखने में मुझे 9% ठीक लग रहे हैं, लेकिन अगर आप कैटेगरी एवरेज से देखेंगे तो 1% कम है। तो यहाँ पे ये मालूम होता है कि ये फंड जो है कैटेगरी एवरेज से नीचे परफॉर्म कर रहा है। आपको ऐसा फंड सेलेक्ट करना है जो कि कैटेगरी एवरेज से ऊपर परफॉर्म कर रहा है और 3 महीने, 6 महीने या 1 साल तक की परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया के बेसिस पे आप अपना निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि उससे आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है। कुछ फंड्स होते हैं वो 3 महीने, 6 महीने में अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर लॉन्ग रन में उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार रहती है। तो इसलिए आप हमेशा कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करिए, तभी आप एक सही निर्णय ले पाएंगे। 7वें नंबर पे जो पैमाना है वो टैक्स इम्प्लीकेशन है। ज़्यादातर निवेशक इस पैमाने को इग्नोर करते हैं या इसको नज़रअंदाज करते हैं, पर मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं और आपका होराइजन कितना है। उसी से तय होगा कि आपका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा मैच्योरिटी के वक्त। तो आपको अपनी टैक्स इम्प्लीकेशन को ध्यान में रखना है और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप कितने प्रतिशत टैक्स ब्रैकेट में हैं। अगर मैं 10% टैक्स ब्रैकेट में हूँ, हो सकता है मैं इस पैमाने को नज़रअंदाज कर दूँ, लेकिन अगर मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में हूँ, डेब्ट फंड में मैं निवेश कर रहा हूँ, तो मुझे इस पैमाने को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 3 साल से पहले अपने डेब्ट म्यूचुअल फंड के निवेश को निकाल लेता हूँ तो मुझे उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। तो इस पैमाने को आप ज़रूर ध्यान में रखिए निवेश करने से पहले। जब आप इन 7 पैमानों के ऊपर अपने सेलेक्टेड म्यूचुअल फंड्स को जांचेंगे, परखेंगे, तो आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर सामने आएगी कि आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करें या ना करें। इससे आपको अपना निर्णय लेने में और डिसीजन लेने में काफ़ी मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने मित्रों, परिजनों के साथ सोशल मीडिया के थ्रू शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह से जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब की ऑप्शन इस समय आपके स्क्रीन पे दिख रही है, या नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाइए और सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए कृपया बेल आइकन पर क्लिक करें।